तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो कि काइनेटिक एनर्जी 4k, k और 2k दे रखी है, तो बताना है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह क्या रहेगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज h अपॉन mv, और अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखें तो ये होगा h अपॉन ट्वाइस ऑफ m इंटू के, ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अपन डाटा रखते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डाटा रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का डाटा देखेंगे तो ये हो गया लैम्डा ई, और देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 टाइम कम होता है। तो मैं एक प्रोटॉन के मास को रेफरेंस मान रहा हूं, तो लैम्डा ई हम बोलेंगे कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1000 इलेक्ट्रॉन के केस में, और उसकी जो एनर्जी दे रखी है वो है 4 टाइम्स ऑफ के। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको 2000 लिखते हैं, तो इसको जरा सा हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा कि यह आ जाएगा 10√20 अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ट्वाइस ऑफ के। फिर बात करते हैं कि लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन आएगा h अपॉन √2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी इसकी के दे रखी है। फिर लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल देखते हैं, तो वो आएगा h अपॉन √2 मास, इसका मास कितना होगा अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है ट्वाइस ऑफ के। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये होगा h अपॉन, ये हो गया 2√2 टाइम्स ऑफ, ये होगा √2 mp_k। तो अगर हम इससे देखें तो सबसे ज्यादा जो वो आ रही है हमारे पास लैम्डा, वो लैम्डा आ रही है लैम्डा ई की। फिर उसके बाद जो आ रही है देखेंगे वो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन आ रहा है, और जो सबसे कम आ रहा है वो आ रहा है लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन की आ रही है। तो इस हिसाब से अगर हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो शायद इसमें अभी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन इन्होंने शायद कुछ ऑप्शंस बनाने में, फ्रेमिंग करने में गलती हो गई होगी। ऑप्शन जो आएगा उस हिसाब से ये होगा कि लैम्डा ऑफ ई शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ पी शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या कह रहा है कि दो रजिस्टर हैं और उनके साथ उनकी एरर भी दी हुई है। तो अगर ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में लगा रखे हैं तो हम बोल रहे हैं कि इसमें परसेंटेज एरर बतानी है, कितनी आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बच्चों कैसे करते हैं हमें पता होता है कि 1/r इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में लगाएंगे तो ये आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। इसको r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा कि dr इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर इक्वल टू dr1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। r इक्विवेलेंट ऊपर ले जाते हैं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि dr इक्विवेलेंट अपॉन r इक्विवेलेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू r इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ dr1 अपॉन r1 का होल स्क्वायर प्लस dr2 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब बस इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। r इक्विवेलेंट हम यहां से निकाल सकते हैं, r1 की वैल्यू 15 और r2 की वैल्यू 10 रख के। तो अगर मैं बोलूं कि भाई r1 की वैल्यू इसमें रख देना 15 ये इस वाले फॉर्मूले में, और r2 की वैल्यू रख देना यहाँ पे 10, तो r इक्विवेलेंट आ जाएगा। और एक बार अगर आपका r इक्विवेलेंट आ गया उसके बाद हम dr1 को लिख सकते हैं 0.5 और dr2 को भी लिख देना 0.5। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दो, तो dr/r इक्विवेलेंट का जो भी रेशियो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4.33। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स हैं जो कि सेम सेंटर पे हैं एंड आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि दो कॉइल हैं, तो दोनों कॉइल्स क्या हैं, कुछ परपेंडिकुलर हैं। जैसे मान लो एक कॉइल कुछ ऐसे है और एक कॉइल कुछ ऐसे है, तो इसके सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो किसी, हमें पता है कि सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी दोनों कॉइल्स की वजह से जो होंगी। तो बी नेट अगर हम बात करेंगे तो बी नेट आएगा हमारे पास
B1 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो B1 B2 दोनों बराबर होंगे। तो B नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ B। और हम B की बात करें तो B हमारा कॉइल के केस में कितना आता है, ये आता है μ0I/2R। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो कि I की जो भी वैल्यू है और R की जो भी वैल्यू गिवन है इसमें वैल्यू पुट करोगे तो B नेट हमारा यहां से आ जाएगा μ0, मतलब ऑप्शन ए। फिर देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर 20% बढ़ा दी गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 4% डिक्रीज कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखो रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है ρL/A, है ना। तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा दी गई है 20%, यानी ये तो गया 1.2L, और एरिया 4% से कम कर दिया गया, यानी ये हो जाएगा 0.96 ऑफ A। अब इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मान लो ये R डैश है और ये R है, तो R डैश जो आएगा वो आएगा 1.25 ρL/A। ρL/A क्या है, R। तो यहां से तुम देखोगे कि R डैश R का 1.25 है, तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, कितना इंक्रीज हुआ यहीं से देख के पता लग रहा है 25%। फिर भी अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो ऐसे कि R डैश माइनस R यानी 1.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100, ये सब कैलकुलेशन करोगे तो 25% आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एक कार है जो 15 मीटर पर सेकंड से एक स्टेशनरी वॉल की तरफ जा रही है और पर्सन एक कार में है, वही हॉर्न बजा रहा है और वापस से उसको सुन भी रहा है। जो हॉर्न है उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो वॉल से टकरा के वापस आएगी और वो सुनेगा, लेकिन उसमें कुछ चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या है 40 हर्ट्ज का। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें पता है कि हम मैक्सिमाइज फंक्शन का यूज करते हैं और ये इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे क्वेश्चंस की आती है F = f0 स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन C माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। V0 और Vs ऐसे क्वेश्चन में 15 ही रहते हैं। तो हम बात करेंगे कि F = f0, इधर कर लो 330 प्लस 15 अपॉन 330 माइनस 15, इसको सॉल्व कर लेंगे। एक रिलेशन तो हमारे यहां से आ जाएगा और दूसरा रिलेशन इसमें दिया है कि F माइनस f0 हमारे पास कितना है 40। तो अब तुम इसको सॉल्व करो। बोल रहा है कि हॉर्न की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी इससे f0 जो आएगी सॉल्व होके वो आएगी 420 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट ये एक सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये एक बल्ब लगा है, 2 स्विच है, तो बोल रहा है कि कब बल्ब जलेगा, इसका लॉजिक गेट क्या होगा। तो देखो इसका सिंपल फंक्शन ये है कि भाई बल्ब हमारा तब ऑन होगा जब इसमें से सारी करंट चली जाए। सारी करंट चले जाने का मतलब जब ये दोनों ओपन होंगे तभी इसमें से करंट जाएगी। अगर एक भी क्लोज हो गया तो सारी करंट यहां से निकल जाएगी, शॉर्ट सर्किट करंट यहां से निकल जाएगी, तो ये ओपन नहीं होगा। तो इसी बात का हम जरा ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ए और बी दोनों को ओपन कर लो, और मतलब ए और बी दोनों ओपन है, इसका मतलब ए और बी 0-0 है, तब आउटपुट 1 आएगा। क्यों, क्योंकि सारी करंट यहां से निकल गई। लेकिन एक भी बंद हो गया, यानी एक भी 1 हो गया, तो करंट कभी भी बल्ब से नहीं जा पाएगी, तो आउटपुट होगा 0। 1 0 का 0, 1 1 तो 0 नहीं जलेगा। तो ये अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो ये किसकी होती है, नॉर गेट की।